माय नेम इज यशराज एंड वेलकम टू फीको एजुकेशन। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है, चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, जो कि जो लेक्चर रहने वाला है वो 1 शॉट लेक्चर रहेगा एनसीईआरटी आधारित पर। लेकिन हम क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आपको एक स्टोरी के माध्यम से इस पूरे चैप्टर को खत्म करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि कल को आपको, जो आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं, तो आप डिफरेंट डिफरेंट स्कूल में पढ़ते हैं। एक दिन के लिए या फिर एक महीने के लिए आपको आपके स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाए तो क्या होगा, बताइए। आपका आंसर क्या रहेगा? मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका आंसर क्या रहेगा। बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि हाँ सब कुछ सही चलेगा, कुछ लोग बोलेंगे नहीं सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं जो आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा होगा कि देखिए, अगर आपको आपके स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाए कुछ टाइम के लिए या फिर कुछ महीनों के लिए, तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। कैसे अस्त व्यस्त हो जाएगा? कि जो पहले क्लासेस चल रही थी, जो टीचर्स अच्छे अच्छे खासे यहाँ पर लेक्चर्स ले रहे थे, रिकॉर्डिंग मतलब जो भी आपको यहाँ पर प्रॉपरली टाइम टेबल फॉलो कर रहे थे, टीचर्स यहाँ पर अपनी मनमानी करेंगे। जो बसेस यहाँ पर टाइम टू टाइम ड्रॉप कर रही थी, स्टूडेंट को ले जा रही थी, वो ड्राइवर्स भी यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ी करेंगे और यहाँ पर मिसमैनेजमेंट की पूरी यहाँ पर सिचुएशन बन जाएंगी। जो बच्चे रहेंगे वो भी आपकी बात नहीं मानेंगे, पढ़ाई पढ़ाई सही तरीके से नहीं करेंगे। तो इसीलिए मैं आपसे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आपकी जो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गए, बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, उन सभी चीजों में मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बताने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको इस भी स्टोरी से समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, जिससे कि आप रिलेट कर पाएंगे अपने घर के एग्जाम्पल से। जैसे कि मान लीजिए आपका घर है, आपके घर में आपकी मम्मी है और आपके पापा है, ठीक है। अब क्या हो कि आपकी मम्मी की तबीयत खराब हो जाए तो क्या होगा? आपको टाइम पर खाना नहीं मिलेगा, जो घर की साफ सफाई है वो सही से मेंटेन नहीं हो पाएगी, ठीक है। और भी जितने भी सारे जो काम है जो मम्मी करती थी, वो आपके सारे काम अस्त व्यस्त हो जाएंगे। ठीक उसी तरह अगर आपके पापा की तबीयत खराब हो जाती है तो आपका जो भी पैसों से जो भी लेन देन है वो आपका रुक जाएगा। बाजार से कुछ लेके आना हो या फिर जो भी बाहर के जितने भी काम जो पापा करते हैं वो सारे आपके रुक जाएंगे। तो ये सारी चीजें किस चीज से चल रही है? ये सारी चीजें चल रही है मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट मतलब कि जो आपके मम्मी के काम है वो बटे हुए हैं कि उनको खाना बनाना है, उनको आपके घर की क्लीननेस करनी है, आपको टाइम पर पढ़ाना भी है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो भी उनके काम है वो मम्मी कर रही थी। जिससे क्या हो रहा था कि आपको जो घर का पूरा जो मैनेजमेंट है वो आपके घर का बना रहता था। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि सारी चीजों में मैनेजमेंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और मैनेजमेंट अगर आपका नहीं होगा सही से तो आपका कोई भी काम यहाँ पर नहीं चल सकता है। कोई भी बिजनेस बिजनेस इस वर्ल्ड में किसी भी बिजनेस मैनेजमेंट को यहाँ पर नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। अगर उस बिजनेस में मैनेजमेंट प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो वो बिजनेस कुछ दिनों में फेल हो जाएगा, ठीक है। और सक्सेसफुल बिजनेस सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट की दम पर अच्छे खासे बन जाते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और इस क्लास को खत्म होने के बाद आप किसी भी बिजनेस को देखेंगे और आप देखकर बता पाएंगे कि इस बिजनेस का मैनेजमेंट सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप इस क्लास में देखेंगे सबसे पहले प्रबंधन का अर्थ मतलब की मीनिंग। प्रबंधन मतलब होता है हमारा क्या? मैनेजमेंट, ठीक है। इसका मतलब होता है हमारा क्या? मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट की हम लोग यहाँ पर मीनिंग देखेंगे, फिर इसके बाद हम देखेंगे इसकी विशेषताएं कि मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है और कैसे हम इसको बिजनेस में अप्लाई करते हैं, ठीक है। आपने जब क्लास 11 में पढ़ा होगा तो आपने बिजनेस के बारे में तो आप पर पढ़ लिया होगा, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की, जो कि क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो जितने भी यहाँ पर बिजनेस एग्जिस्ट करते हैं पूरे वर्ल्ड में, उनके लिए मैनेजमेंट बहुत ज्यादा यहाँ पर जरूरी है। अगर आप बिजनेस से मैनेजमेंट को निकाल देंगे तो सारे बिजनेस यहाँ पर कोलैप्स हो जाएंगे, मतलब कि खत्म होने की स्थिति पर आ जाएंगे। फिर हम पढ़ेंगे इसके उद्देश्य, मतलब कि मैनेजमेंट के उद्देश्य कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, कैसे ये काम करता है और क्यों ये बिजनेस के लिए जरूरी है। फिर हम बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंस के कि कौन कौन से यहाँ पर महत्व है मैनेजमेंट के, ठीक है। फिर प्रबंधन के कार्य मतलब कि फंक्शंस, जो जो हमारे मैनेजर्स रहते हैं, मैनेजर्स ये कौन कौन से वर्क को परफॉर्म करते हैं जिससे कि आपका बिजनेस अच्छा चले, मैनेजमेंट अच्छा हो, मैनेजमेंट इफिशिएंट हो और आपको यहाँ पर मतलब कि हम बोल सकते हैं कि प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट होके मिले, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप इस क्लास में पढ़ेंगे और इस क्लास के अंत तक आप इन, अगर आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर इन किसी भी टॉपिक्स पर आपको कोई भी क्वेश्चंस आस्क करते हैं तो आपको इजीली इस क्लास के बाद आपसे बन जाएंगे वो। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रबंधन क्यों आवश्यक है, मतलब कि वाई मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्यों जरूरी है।
तो कार्यकुशलता देखिए यहाँ पर इफिशियंसी बढ़ाना प्लस सामूहिक प्रयास, ग्रुप एफर्ट मतलब की समन्वय। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था स्कूल का, तो स्कूल में क्या होता है कि जब प्रिंसिपल रहता है ना स्कूल में, तो प्रिंसिपल क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर पॉलिसीज फ्रेम करता है, मतलब कि कौन सा टीचर किस क्लास में जाके किस टाइम पर कौन सा सब्जेक्ट लेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं कि जो सब स्टाफ रहते हैं जो ऑफिस में बैठते हैं वो प्रॉपरली फीस कलेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अगर किसी बच्चे की ज्यादा फीस आ गई तो उसको रिफंड मिला है कि नहीं मिला, जो लाइब्रेरी डिपार्टमेंट है उसमें बुक्स बच्चों को मिली कि नहीं मिली, और अगर आपका स्कूल यूनिफॉर्म प्रोवाइड करता है तो यूनिफॉर्म बच्चों को मिली है कि नहीं मिली। और अगर हम बात करें जो सब स्टाफ रहते हैं जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन वाले ड्राइवर हो गए और जो प्यून वगैरह हो गए, वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल क्या सबकी देखरेख करता है, उससे क्या होता है मैनेजमेंट यहाँ पर अच्छा खासा चलता है, जिससे कि आपका स्कूल अच्छी खासी रनिंग स्थिति में आ जाता है। लेकिन वही अगर हम बात करें कि प्रिंसिपल सर को कुछ हो जाए या फिर प्रिंसिपल चेंज हो जाए और जो कि अफेक्टिव ना रहे अपने बात रखने में या फिर किसी से काम करवाने में, तो क्या होगा, स्कूल में यहाँ पर एडमिशन कम आएंगे। आप बोलेंगे कि टीचर्स अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, पहले टीचर्स अच्छा पढ़ाते थे लेकिन अब टीचर्स क्या होता है कि अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, टीचर्स टाइम पे नहीं आ रहे हैं, बच्चे भी कैजुअली ले रहे हैं, कभी क्लास में आ रहे हैं कभी प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं। तो अफेक्टिव मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी संस्था में। चाहे हम लोग बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, मैनेजमेंट हर जगह यहाँ पर लागू होता है। जैसे कि मैंने आपको अभी आपके घर का एग्जाम्पल दिया था, उसमें भी मैनेजमेंट है। अगर हम बात करें किसी भी ट्रिप पर जा रहे हैं, ट्रिप पे भी मैनेजमेंट है, मतलब कि ट्रिप पे कौन कौन सी जगह हमको घूमनी है, कितने बजे उठना है, कहाँ से ट्रेन पकड़नी है, कितना बजट रहेगा हमारा, और मोस्ट इंपोर्टेंट टिकट मिली अवेलेबल है कि नहीं है, तो और हम वहां जाके कौन सी होटल में खाना खाएंगे, ये सारी चीजें किस में आती है, मैनेजमेंट में आती है। प्रॉपर प्लानिंग के साथ साथ एग्जीक्यूशन तक सारी चीजें किस में आती है, मैनेजमेंट में आती है। और मैनेजमेंट हॉस्पिटल में भी रहता है, स्कूल में रहता है, मतलब सारी जगह मैनेजमेंट यहाँ पर इवॉल्व है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। देखिए संसाधनों का उचित उपयोग करना, मतलब कि आपके पास देखिए मैंने आपको बताया स्कूल का एग्जांपल मैंने आपको दिया था। अब स्कूल के एग्जांपल में क्या आपके पास टीचर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, आपने बकायदा यहाँ पर बुक्स भी प्रोवाइड करके रखी हुई है उनको, उनकी फीस भी प्रॉपर पूरी सबमिट यहाँ पर हो चुकी है। लेकिन क्या हो रहा है कि आप जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज है, उनका उचित उपयोग नहीं कर पा रहे। मतलब कि आपने टीचर्स को हायर तो कर लिया लेकिन आप टीचर्स को बता ही नहीं पा रहे कि आपको पढ़ाना कहाँ है, कौन सी क्लास में जाकर पढ़ाना है, आपको किसके अकॉर्डिंग पढ़ानी है। जैसे अगर मान लीजिए सीबीएसई स्कूल है, तो सीबीएसई स्कूल क्या फॉलो करता है, एनसीईआरटी फॉलो करती है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर सीबीएसई स्कूल क्या करने लगे, एमपी बोर्ड का सिलेबस फॉलो करने लगे या फिर महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस फॉलो करने लगे, तो क्या होगा, यहाँ पर बच्चे महाराष्ट्र बोर्ड का जो सिलेबस पढ़ेंगे, लेकिन जब वो बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे तो उनको क्या आएगा, सीबीएसई के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, मिसमैनेजमेंट हो गया, मतलब कि टीचर्स को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली या फिर प्रॉपर गोल्स नहीं बताया गया उनको कि आपको किस तरह पढ़ाना है और किस चीज के लिए पढ़ाना है, किस टाइम के लिए, मतलब किस क्लास के लिए पढ़ाना है। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं रिसोर्सेज का उचित उपयोग होना। मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट है तो आप अपना जो रिसोर्सेज है उनका उचित उपयोग यहाँ से करवा ले जाएंगे। फिर यहाँ पर आता है क्या, ग्रुप एफर्ट्स। अब देखिए मान लीजिए कि जो प्रिंसिपल सर है ये अकेले तो पूरे स्कूल को नहीं चला सकते ना। क्यों, आपका कहने का मतलब यह है सर कि प्रिंसिपल सर देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल सर टीचिंग नहीं कर सकते, चलो ठीक है टीचिंग कर भी ली, मान लीजिए एक सब्जेक्ट की उन्होंने टीचिंग कर ली, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट की मैं मान लेता हूँ उन्होंने एक सब्जेक्ट की टीचिंग कर ली, लेकिन भाई स्कूल में तो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, मैथ भी होता है, इकोनॉमिक्स भी होती है, फिजिक्स भी होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट होते हैं। तो क्या सारे सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल सर पढ़ा सकते हैं? और अगर मान लीजिए इन्होंने पढ़ा भी लिए, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, इन्होंने सारे सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ा लिए, तो क्या इसमें ये लोग फीस कलेक्शन वाला भी काम यही कर लेंगे क्या, फीस कलेक्शन वाला? चलो ठीक है, ये स्कूल के एग्जाम्पल छोड़ते हैं, हम लोग एक कैफे का एग्जाम्पल लेते हैं, कॉफी का। अब मान लीजिए आपका एक दोस्त है, उसने यहाँ पर एक कॉफी का कैफे ओपन किया, ठीक है। अब उसमें क्या करता है, वो खुद कॉफी बनाता है, खुद ही यहाँ पर सर्व भी वो खुद करता है और ऑर्डर भी खुद ही लेता है, पेमेंट भी वो भाई खुद ही रिसीव करता है और जो कैश काउंटर पे भी खुद ही बैठता है। तो इन सारी चीजों में क्या होता है कि उसको बहुत ज्यादा डिले लगता है। किस चीज का डिले लगता है? टाइमिंग इशू हो जाती है कि कस्टमर ने भाई कॉफी मांगी, अभी वो कस्टमर को कॉफी कब दे रहा है, 40 मिनट्स बाद दे रहा है, 40 मिनट बाद दे रहा है यहाँ पे। तो क्या होता है, इसमें आ गया उसको डिले। अब कस्टमर इसमें क्या हो जाएगा, परेशान हो जाएगा कि भाई मैंने यहाँ पर बैठे बैठे 40 मिनट अपने वेस्ट कर दिए, इससे अच्छा मैं किसी अच्छे प्रोफेशनल कैफे में जाता तो उसमें मुझे 5 मिनट के अंदर यहाँ पर मुझे कॉफी मिल जाती। ठीक है, तो ये क्या चीज है कि प्रिंसिपल सर का मैंने आपको एग्जांपल दिया और एक एग्जांपल दिया मैंने कैफे ओनर का या फिर कॉफी ओनर का। तो इसमें क्या है कि ये ग्रुप एफर्ट्स है, मतलब कि डिफरेंट टाइप्स आपको टीचर्स मिलेंगे, उनको मिला के आपको यहाँ पर ग्रुप एफर्ट्स, मतलब कि उनसे काम करवाना है आपको। अगर कैफे का बात करें तो आपको अपने एम्प्लॉय रखने, एम्प्लॉय से आपको काम करवाना है।
ठीक है, दिया आपका क्या आएगा ग्रुप एफर्ट्स में। फिर हम बात करते हैं इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब कि कार्यकुशलता। कार्यकुशलता ऐसा कि आपको मिनिमम कॉस्ट के अंदर काम करवाना है उनसे। और फिर आता है हमारा क्या, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। मेनली हर बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन का एक ही गोल होता है। क्या गोल होता है उनका सिर्फ एक ही गोल होता है। उनका गोल होता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट। अगर बिजनेस प्रॉफिट नहीं अर्न कर रहा है तो उस बिजनेस का एग्जिस्टेंस यहाँ पर ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला, या फिर उनको अपनी पॉलिसीज चेंज करनी पड़ेगी, जिससे चेंजेस के बाद प्रॉफिट यहाँ पर होना चाहिए। या फिर उनका अपना जो जितना ही उनका मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट देख रहा है, जो मैनेजर है जो मैनेजमेंट देख रहा है, उनको उसको चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन गोल जब भी अचीव हो सकता है जब आपका ग्रुप एफर्ट्स में काम हो रहा हो और आप रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हो, मतलब कि संसाधनों का उचित उपयोग आप कर रहे हो, तभी आपका बिजनेस यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट करके देगा। ठीक है, हालांकि कुछ बिजनेस ऐसे भी होते हैं जिसमें कि प्रॉफिट को यहाँ पर मेन मोटिव नहीं माना जाता, जैसे कि एनजीओ हो गए, लेकिन उनकी बात हम लोग फिर कभी करेंगे। अगर आपको ये सब चीजें डिटेल्स में पढ़नी है तो आप हमारे ऐप पर लॉग इन कर सकते हैं, जो कि आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। अब देखिए, अब हम एक केस स्टडीज ले लेते हैं जो कि आपकी बुक में भी दिया हुआ है। एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, एक केस स्टडीज है। केस स्टडीज किसकी है? एक है हमारी टाटा स्टील की, ठीक है, टाटा ग्रुप की, और सेकंड है हमारी किसकी, स्मिता राय की। ठीक है, अब क्या होता है, देखिए टाटा स्टील तो बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, एक हम बोल सकते हैं कि एमएनसी है, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी है। इसके डिफरेंट कंट्रीज में भी अच्छी खासी यहाँ पर कंपनी है। तो टाटा एक अच्छा खासा ब्रांड है। अगर आपने सुना हो, टाटा की कार्स भी आती हैं, टाटा का सीमेंट और बहुत सारी चीजें टाटा यहाँ पर करता है। ठीक है, टाटा का नमक भी आता है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर टाटा से इंक्लूड होती हैं। तो अब इसमें क्या हुआ है कि इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद इसको क्या, किस चीज की नीड है? इसको नीड है हमारी मैनेजमेंट की। ठीक है, मैनेजमेंट की। तो अगर इतनी बड़ी कंपनी भी मैनेजमेंट को नेग्लेक्ट नहीं कर रही है तो कुछ तो बात होगी मैनेजमेंट में। तो मैनेजमेंट क्या है कि देखिए, उत्कृष्ट नेतृत्व। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो आपकी जो लीडरशिप क्वालिटीज है, जो कंपनी को आप रन करेंगे, उसमें आपको यहाँ पर अच्छी खासी एक एज मिलेगी, एक आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, फिर कर्मचारी का विकास मैनेजमेंट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? एम्प्लॉय का डेवलपमेंट कर सकते हैं। कैसे डेवलपमेंट करेंगे? आपको उसको कुछ स्किल्स सिखानी पड़ेंगी। ठीक है, स्किल्स आप यहाँ पर उनको कुछ सिखा सकते हैं। फिर अब बात करते हैं सामाजिक उत्तरदायित्व, मतलब कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए, टाटा इतनी बड़ी कंपनी है तो ऑब्वियस बात है कि ये नेचुरल रिसोर्सेज का भी यहाँ पर यूज कर रही होगी, और इसको अगर मान लीजिए इतनी बड़ी कंपनी है, ये प्रॉफिट भी अर्न कर रही है। किससे अर्न कर रही है? कस्टमर से अर्न कर रही है। तो उसका सामाजिक उत्तरदायित्व क्या रहेगा कि ये कस्टमर्स को गुड क्वालिटीज ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड कराए। ठीक है, गुड क्वालिटीज ऑफ यहाँ पर प्रोडक्ट प्रोवाइड कराए। ठीक है, ये इसकी रिस्पांसिबिलिटी होनी चाहिए। कौन सी रिस्पांसिबिलिटी? सोशल रिस्पांसिबिलिटी। भाई अगर हम बात करें स्मिता राय की केस स्टडी में, स्मिता राय की केस स्टडी में क्या देखा गया? ये बहुत ही छोटी सी एक फर्म है जिसमें कि क्या हो रहा है कि ये वीविंग करती है, मतलब कि धागे की एक छोटी सी फर्म है। इसमें क्या हो रहा है कि कौशल विकास, मतलब कि स्किल डेवलपमेंट सिखाया जाता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि स्वरोजगार कैसे करें, अपना खुद का बिजनेस कैसे चालू करें, ये स्वरोजगार के बारे में बता रही है केस स्टडी। और किसके बारे में? सफल उद्यमिता, मतलब कि एंटरप्रेन्योरशिप कैसे करें। लेकिन इस अगर आप इस पूरे बिजनेस की केस स्टडी देखेंगे ना, इस केस स्टडी में भी ये बताया गया है कि मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप्स के वर्कर रखेंगे ना, तो उनसे काम कैसे करवाना है, कितने टाइम के अंदर करवाना है, और मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपका मैनेजमेंट है, अगर वो अच्छा मैनेजमेंट रहेगा तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट भी निकाल कर देगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। हमने यहाँ पर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स देख लिए। अगर आपको इन सब चीजों से भी क्लैरिटी नहीं मिली है तो हम डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, और डेफिनेशन भी ऐसी नहीं कि मैं आपको यहाँ पर डेफिनेशन बोल दिया, यहाँ पर डेफिनेशन लिख दी और आपने सिंपल याद कर ली, नहीं। हम डिफरेंट एग्जाम्पल समझेंगे, डेफिनेशन कैसे बनी और क्यों बनी। ठीक है, अब देखिए, प्रबंधन का अर्थ, मतलब कि मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। अब देखिए, लोगों के माध्यम से कार्य। पहले मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट एक ऐसी गतिविधि है या फिर एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें कि हम वर्क डन करते हैं गेटिंग बाय अदर्स। ठीक है, फिर उद्देश्य प्राप्त करने की प्रक्रिया, फिर आती है हमारी संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग और प्रभावशीलता एवं कार्यकुशलता। अब हम अगर इन सारी चीजों को अगर जोड़ दें तो मैनेजमेंट या फिर प्रबंधन की एक डेफिनेशन बन जाएगी। प्रबंधन की डेफिनेशन क्या बनेगी? प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोगों के माध्यम से कार्य करवाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं? उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। अब जो हमारे रिसोर्सेज हैं, मतलब कि संसाधन है, उनका हम सर्वोत्तम उपयोग करते हैं और प्रभावशीलता एवं कार्यकुशलता के माध्यम से। ठीक है, तो ये हमारी एक क्या बन गई? पूरी मैनेजमेंट की डेफिनेशन बन गई। अब मैनेजमेंट करने से पहले आपको ये
3 से 4 से 5 टर्म आपको दिख रही है। कौन कौन सी टर्म है? एक है हमारी प्लानिंग, सेकंड है हमारी ऑर्गेनाइजिंग, फिर हमारी स्टाफिंग, फिर हमारी कौन सी, ये ग्रूविंग लिखा है, ग्रूविंग नहीं है, ये कंट्रोलिंग है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ये हमारी क्या, कंट्रोलिंग, ये हमारी है कंट्रोलिंग। ठीक है, कंट्रोलिंग हो गई। फिर डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग यहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है, फिर ये यहाँ पर कुछ नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिएगा। तो ये 5 चीजें हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो अभी हम देख लिए कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन कौन कौन सी है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि डिफरेंट डिफरेंट जो मैनेजमेंट की डेफिनेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स ने यहाँ पर दी है। जैसे कि हम लोग बात देखिए, ये सारे ऑथर्स को आपको लिखने नहीं है, आपके एग्जाम में ये कोई ऑथर नहीं पूछेंगे कि कौन से ऑथर ने कौन सी डेफिनेशन दी है। और आपको डेफिनेशन अगर आप लिखेंगे भी ना, जब आप सिंपल ये वाली अगर डेफिनेशन लिख भी देंगे ना, या फिर आपकी जो एनसीईआरटी में अगर आप वो वाली डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आपको ये चीजें मतलब आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि आपको कौन सी डेफिनेशन यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, अब देखिए हारोल्ड कूंज ने क्या बोला है कि लोगों के माध्यम से कार्य करवाना, और जॉल टेरी ने क्या बोला है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग। देखिए आपको मैं इनको याद करने का एक ट्रिक बताता हूं। देखिए आपने पोस्ट ऑफिस का नाम सुना है, पोस्ट ऑफिस का, तो उससे क्या होता है, देखिए पोस्ट याद रख लीजिए आप, पोस्ट ऑफिस का पोस्ट याद रख लीजिए। अब इसमें इसको टी को रिमूव करना है आपको, पोस्ट में से पी आपको रखना है, पी आपको रखना है, ओ भी रखना है आपको, एस भी रखना है, लेकिन टी रिमूव करके आपको इसको डी बनाना है। ठीक है, डी बना के फिर आपको लिखना है सी। तो ये क्या बन गया आपका, पोस्ट डीसी। ठीक है, पोस्ट डीसी बन गया आपका। अब पी से क्या, देखिए हिंदी में नहीं है, मैं इंग्लिश बता रहा हूँ। पी से क्या है, प्लानिंग। ठीक है, पी से प्लानिंग हो गया अपना। और प्लानिंग क्या बोलते हैं, प्लानिंग को बोलते हैं नियोजन। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ, नियोजन बोलते हैं इसको। ये होगा हमारा नियोजन। फिर ओ से क्या होगा हमारा, उससे होगा हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग हो गया हमारा। फिर एस से क्या होगा, एस होगा हमारा स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या आता है कि डिफरेंट डिफरेंट वर्कर्स को यहाँ पर हायर करना डिफरेंट डिफरेंट पोजिशंस के लिए। ठीक है, स्टाफिंग के बाद डी से क्या होता है हमारा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या आता है, डायरेक्टिंग में आता है आपका मोटिवेशन देना, लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर इंप्रूव करना, जिससे कि जो आपका वर्क है वो एफिशिएंट वे में यहाँ पर हो। और सी से आता है क्या, कंट्रोलिंग। ठीक है, कंट्रोलिंग। ये हमारी कंट्रोलिंग। तो आप अगर ये याद रखेंगे POSDC, तो इससे आपको पूरी जो भी टर्म है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ठीक है, तो आप इससे याद रख सकते हैं। आपको सिर्फ याद रखना है पोस्ट ऑफिस का पोस्ट, फिर आपको यहाँ पर टी को आपको यहाँ पर हटा के फिर डी और सी आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। ठीक है, अभी हमने डेफिनेशन देख ली है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अफेक्टिवनेस की, मतलब कि प्रभावशीलता क्या है। इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, जिसमें आपको एक बेटर क्लैरिटी मिलेगी। देखिए मान लीजिए मैंने आपसे मांगा, मैं एक रेस्टोरेंट में गया, ठीक है, या फिर आप एक रेस्टोरेंट में गए। अब आप सभी को शौक होता है कि मतलब मैं एक रेस्टोरेंट में गया, मैंने वहां पे किया एक पिज्जा ऑर्डर। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पर किया मैंने एक पिज्जा ऑर्डर किया। अब क्या होता है कि मुझे ये ऑर्डर विदिन 5 मिनट में मिलता है। ठीक है, 5 मिनट के अंदर मुझे ये ऑर्डर रिसीव हो जाता है। लेकिन ऑर्डर मुझे क्या रिसीव होता है, मुझे रिसीव होता है किसका, बर्गर का। अब क्या हुआ, मैंने क्या मांगा था, मैंने मांगा था यहाँ पर पिज्जा, मुझे मिला क्या, मुझे मिला यहाँ पर बर्गर। तो देखिए यहाँ पर जो तो ये चीज क्या अफेक्टिवनेस हुई, मतलब कि प्रभावशीलता हुई? नहीं, वो बोलेगा कि नहीं भाई ये हमारी इफेक्टिवनेस हुई। लेकिन मैं बोलूंगा कि नहीं, ये आपकी इफेक्टिवनेस नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि भाई मैंने मांगा तो पिज्जा था, लेकिन आपने लाके दिया बर्गर। लेकिन वो बोलेगा भाई मैंने कुछ ना कुछ लाके तो दिया। क्यों लाके दिया? विदिन 5 मिनट के अंदर, मतलब कि 5 मिनट के अंदर मैंने आपका जो भी आपने मांगा था वो नहीं लेके आया, लेकिन मैं कुछ ना कुछ तो लेके आया। लेकिन इसका इफेक्टिवनेस का मतलब ये नहीं होता। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, डूइंग द राइट वर्क, मतलब कि सही कार्य करना। सही कार्य करना इन द सेंस कि मैंने पिज्जा मांगा था तो मेरे पास पिज्जा ही आना चाहिए। भले ही मिनट मुझे 5 मिनट लग के यहाँ पर 50 मिनट लग जाए, लेकिन जो मैंने चीज मांगी है वही आनी चाहिए। मतलब इसी का मतलब यह है कि सही कार्य करना, मतलब कि डूइंग द राइट थिंग्स वॉट एवर, मतलब मिनट टाइम कितना भी लग जाए, लेकिन मेरा जो भी मैंने आपको मांगा है वही हो। ये क्या होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। मतलब कि देखा जाता है कि लास्ट में आपने जो रिजल्ट जो परिणाम निकला है
वो सही है कि नहीं। इस केस में क्या होता है, इस केस में बर्गर आया था तो परिणाम क्या था, इसका परिणाम था बेक, मतलब कि रॉन्ग था। लेकिन अगर ये मान लीजिए ये पिज्जा ही लेके आ जाता, वो लाता कितना, आफ्टर 50 मिनट लेके आता, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें इसका होता है रिजल्ट सही हो जाता। तो ये क्या करता है, डूइंग द राइट वर्क, रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, और ये क्या होता है, गोल अचीवमेंट होता है। मतलब कि इसमें क्या होती है, उद्देश्य की पूर्ति होती है, लक्ष्य प्राप्त करना ही इसका एकमात्र एंड गोल होता है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली इफेक्टिवनेस की। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इफिशियंसी की। ठीक उसी तरह जिस तरह इफेक्टिवनेस का हमने एग्जांपल लिया था, उसी तरह हम लोग सेम एग्जांपल लेते हैं, जिससे कि आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब इफिशियंसी का मतलब ये है कि मान लीजिए डूइंग वर्क राइट, अब सर आप बोलेंगे कि इसमें भी डूइंग द राइट वर्क है, इसमें भी डूइंग वर्क राइट है, लेकिन देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आपको कार्य तो सही करना है, कार्य तो आप गलत कर ही नहीं सकते। जैसे मैंने आपसे मांगा था क्या, पिज्जा, तो आपको लेके तो पिज्जा ही आना है, लेकिन इसमें इसमें क्या आता है, इसमें आता है टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर आता है मतलब मिनिमम टाइम, कितने कम समय के अंदर आप इसमें मतलब मुझे पिज्जा डिलीवर कर रहे हैं, इसमें क्या आता है, टाइम फैक्टर आता है। और इसमें क्या आता है, मिनिमम कॉस्ट भी आती है। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए मान लीजिए आपका एक कैफे था, ठीक है, आपका एक कैफे था। अब एक कस्टमर आया, यहाँ पे एक कस्टमर आ गया, उसने आपसे क्या आस्क किया, उसने आपसे आस्क की कॉफी, ठीक है। अब आप इसको क्या कर रहे हैं, अब आप इसको देखिए, मैंने आपको यहाँ पर डेफिनेशन बताया था क्या, डूइंग वर्क राइट, इसमें भी क्या था, डूइंग द राइट वर्क, मतलब कि दोनों में काम सही होना चाहिए। इसमें क्या था, इसमें सिर्फ आपकी टाइम की कोई पाबंदी नहीं थी, इसमें सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड फोकस था। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें सिर्फ टाइम, इसमें मिनिमम टाइम भी लगना चाहिए। अब दोनों कंडीशन हम यहाँ पर फुलफिल कर रहे हैं इस एग्जाम्पल में। कैफे है जिसमें कि कस्टमर आया, उसने आपसे कॉफी मांगी, अब आपका वर्क क्या हो गया, आपका कॉफी वर्क हो गया। यहाँ पर आपने उसको क्या दिया, उसने आपने उसको कॉफी ला के भी दे दी। ठीक है, ये क्या होगा, ये क्या हो गया, डूइंग द राइट वर्क हो गया, मतलब कि मैंने कॉफी मांगी थी, कॉफी मेरे पास आ गई है। अब हम इसमें ये वाली कंडीशन ही फुलफिल करते हैं, मिनिमम टाइम वाली। भाई कॉफी के लिए मैंने यहाँ पर 40 मिनट भी नहीं लगाया, मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको विदिन 5 मिनट में ये कॉफी लाके दे दी। ठीक है, तो अभी टाइम वाला फैक्टर भी हमने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है यहाँ पे, कि मान लीजिए ये जो मैंने कॉफी ला के दी इस कैफे वाले मतलब वर्कर ने, वो आपको 5 मिनट में कॉफी तो मिल गई, लेकिन इसमें क्या हुआ, कॉफी थी आपकी कितने रुपए की, 150 रुपए की। ठीक है, 150 रुपए की यहाँ पर कॉफी थी, लेकिन जब ये कॉफी बना रहा था ना, इसने क्या यूज किया, इसने 500 रुपए का क्या किया, मिल्क यूज कर दिया। भाई साहब, लेकिन कोई 500 रुपए का मिल्क यूज यहाँ पर करता नहीं है, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि इसने 500 रुपए का यहाँ पर मिल्क यूज कर दिया। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि 150 रुपए की तो भाई कॉफी है, मैं तो क्या करूंगा, कॉफी पी के 150 रुपए देके चला जाऊंगा। लेकिन इसने क्या किया, 500 रुपए का मिल्क यूज कर दिया, अच्छी क्वालिटी का मिल्क होगा, बिल्कुल ताजा सा, तो इसने 500 रुपए का मिल्क यूज कर दिया, इसने पानी भी नहीं मिलाया उसमें। ठीक है, अब आप बताइए, इसको लॉस हुआ। ठीक है, इसको लॉस हो गया, तो भाई फिर ये बिजनेस कर क्यों रहा है। अगर मान लो इसको ऐसे ही मतलब लॉस में ले जाना है अपना बिजनेस, तो इसको बिजनेस कर क्यों रहा है। तो ये चीज है इफिशियंसी। इफिशियंसी में एक और टर्म क्या इंक्लूड होती है, मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट मतलब कि आपकी अगर 150 रुपए की कॉफी है, तो आप उसमें 500 रुपए इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आपको कितने रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, अगर 150 रुपए की कॉफी है तो आपको मिनिमम कॉस्ट इसकी रखनी पड़ेगी 70 से 75 रुपए। जब कहीं जाके आप अपना जो एम्प्लॉय की सैलरी और सारी चीजें करके आप यहाँ पर इस कॉफी का कॉस्ट निकाल के आपको जो भी प्रॉफिट लेना हो वो आप प्रॉफिट यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमने समझ लिया, ये हमारी हुई क्या, इफिशियंसी। अब हम दोनों में देख लेते हैं क्या डिफरेंस, प्रभावशीलता बनाम कार्यकुशलता, मतलब कि इफेक्टिवनेस वर्सेस इफिशियंसी। देखो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये इसका आता है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। इसका आपको डिफरेंस पूछेंगे कि व्हाट आर दी मेन डिफरेंस ऑफ इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी। तो आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको एक टेबल बनानी है, उसमें लिखना है आपको प्रभावशीलता मतलब कि इफेक्टिवनेस, और आपको लिखनी है कार्यकुशलता मतलब कि इफिशियंसी। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे आप, इसमें बताएंगे आप सही कार्य, इसमें क्या बताएंगे सही तरीके से कार्य। दोनों चीज में एक ही चीज कॉमन है, सही कार्य करना। इसमें भी क्या कॉमन, आपका सही कार्य करना। सेकंड चीज क्या, इसमें भी लक्ष्य की प्राप्ति है, और इसमें भी लक्ष्य की प्राप्ति होती है। ठीक है, इसमें भी मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर लक्ष्य की प्राप्ति। ठीक है, इसमें भी लक्ष्य की प्राप्ति होती है, इसमें भी लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसमें परिणाम देखते हैं, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा चीज क्या इंक्लूड होती है, इसमें होती है कम लागत, मतलब कि हमने वो वाला एक एग्जाम्पल देखा था
कि 150 की कॉफी थी, 500 रुपए का आपने मिल्क यूज किया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। 150 की कॉफी थी तो आपको उसके आधे रेट पे और आधे से आधे रेट पे भी आपको उसको ऑफर करना पड़ेगा, जब कहीं आप जाके उसको प्रॉफिट यहाँ पर कमा सकते हैं। फिर आपको क्या था कि संसाधनों का उचित उपयोग, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो देखिए अब श्रेष्ठ प्रबंधन मतलब कि जो अफेक्टिव मैनेजमेंट है, अफेक्टिव मैनेजमेंट ये कैसे बनता है, अफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे बनता है, अफेक्टिवनेस से और इफिशियंसी से, इन दोनों का अगर आप यहाँ पर जोड़ कर देंगे तो आपको यहाँ पर एक अफेक्टिव मैनेजमेंट दिखेगा। तो आप कभी भी कुछ भी आपका आंसर लिख रहे हैं, अगर आप ये लिखेंगे कि टू मीट दी वर्क विद इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी, तो आपको यहाँ पर मार्क्स मिलने के चांसेस अच्छे होते हैं, क्योंकि ये मेन कीवर्ड है अपने किसके, मैनेजमेंट के। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रबंधन की विशेषताएं। प्रबंधन की मुख्यतः कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, तो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। सबसे पहले होती है कि इसकी गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मतलब कि उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। मैनेजमेंट की एक विशेषता कौन सी है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया, ये मतलब कि ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। फिर ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल मतलब कि सर्वव्यापी, सर्वव्यापी इन द सेंस ये सब कहीं यूज होता है, जैसे कि स्कूल में भी यूज होगा, ये आपकी कोचिंग में यूज होगा, आपके घर में यूज होगा, हॉस्पिटल में यूज होगा, ठीक है, और बड़ी बड़ी कंपनियों में यूज होगा, और डिफरेंट जो भी, अगर आपके घर शादी है उसमें भी यूज होगा। कैसे शादी में सर कैसे यूज होगा, देखिए शादी में ऐसे यूज होगा, जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, जब मैं आपको इसका एग्जांपल दूंगा शादी वाला। ठीक है, फिर ये मल्टी डायमेंशनल है, मतलब कि बहुआयामी है। अब मल्टी डायमेंशनल में भी 3 प्रकार आते हैं, इसके 3 टाइप रहते हैं मल्टी डायमेंशनल में। अब ये देखिए, ये मैं डिटेल्स में बताऊंगा, तो ये डिटेल्स में आपको क्लासेस कहाँ मिलेंगी, हमारे ऐप पे मिलेंगी। ठीक है, फिर ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, फिर ग्रुप एक्टिविटी है, और ये 2 चीजें यहाँ पर मैं लिखना भूल गया शायद, एक यहाँ पे इंटेंजिबल फोर्स आता है, और एक आती है हमारी क्या, डायनेमिक एक्टिविटी। ठीक है, अब हम पहले की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है, ये देखिए 7 प्रमुख स्तंभ है। अगर आप अपने एग्जाम में देखिए, मैं बताता हूँ आपको, अगर आप अपने एग्जाम में अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, तो अगर आप ये 7 प्रमुख स्तंभ, मतलब 7 की पिलर्स जो मैंने आपको बताए, अगर आप उनकी सिर्फ मिनिमम हेडिंग भी लिख देते हैं ना, और हेडिंग के अंदर थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, तो आपको ये फुल मार्क्स मिलने के चांसेस यहाँ पर रहते हैं। 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो पहला टॉपिक कौन सा है हमारा, पहला है हमारा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है, तो देखिए उद्देश्यपूर्ण, किसी भी बिजनेस का एक उद्देश्य होता है कि मैंने किस मोटिव से यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट किया। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका स्कूल है, स्कूल का मोटिव क्या है कि हमारे बच्चों की अच्छे परसेंटेज आए, जिससे कि सिलेक्शन रेशियो बढ़ेगा, हमारे स्कूल का नाम होगा, और अगर स्कूल का नाम होगा तो हमारे पास ज्यादा बच्चे आएंगे, और हम एक जो स्टूडेंट को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड यहाँ पर करा रहे हैं। तो उसी प्रकार क्या होता है, यहाँ पर लक्ष्य आधारित कार्य होता है, और परिणाम पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, अब सेकंड क्या है इसका, सेकंड मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि मैनेजमेंट यूनिवर्सल होता है, मतलब कि सर्वव्यापी होता है। सर्वव्यापी कैसे, तो देखिए सर्वव्यापी होता है, सर्वव्यापी कैसे, मतलब कि बिजनेस में भी लगता है, बड़ी बड़ी कंपनीज में भी लगता है, जैसे कि अमेजन हो गई, ठीक है, अमेजन हो गई, अमेजन, फ्लिपकार्ट भी हो गई, गूगल वाली जो भी कंपनी है, उसमें भी उसमें क्या लगता है, उसमें भी आप हमारे यहाँ पर मैनेजमेंट का रोल रहता है। फिर गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट संस्था है उनमें भी मैनेजमेंट लगता है, स्कूल में मैनेजमेंट लगता है हमारा। ठीक है, फिर हॉस्पिटल्स में भी मैनेजमेंट लगता है। तो मैनेजमेंट हर एक उसमें लगता है, हर एक इंस्टीट्यूशन में लगता है। अगर हम अपने घर की बात करें तो घर में भी हमारा मैनेजमेंट का यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं बहुआयामी प्रक्रिया, मतलब कि मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। अब देखिए इसमें कौन कौन से 3 प्रमुख फैक्टर के बाद मैं आपसे कर रहा था, तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, इसमें हम लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क देखते हैं, मैनेजमेंट ऑफ पीपल देखते हैं, और क्या देखते हैं, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन भी देखते हैं। ठीक है, ये 3 चीजें देखते हैं हम लोग। अब मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या, देखिए मैंने आपको एक स्कूल का एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में। तो स्कूल में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचर्स रहेंगे, कुछ सब स्टाफ रहेंगे, कुछ ऑफिस स्टाफ रहेगा, कुछ यहाँ पर ड्राइवर रहेंगे, कुछ प्यून्स रहेंगे। तो वही चीज तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैनेजमेंट ऑफ वर्क मतलब कि उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ की जो ड्यूटीज है उनको वो चीजें असाइन करना कि आपका आज के दिन का काम क्या रहेगा, आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, और आपका अगर आज आपकी लीव है तो आपके बदले में कौन से टीचर्स की वहां पर अरेंजमेंट लगेगी। ये सारी चीजें किस में आती है, ये सारी चीजें आती है आपकी मैनेजमेंट ऑफ वर्क में। फिर आपका आता है क्या, मैनेजमेंट ऑफ पीपल में। ठीक है,
मैनेजमेंट ऑफ पीपल करेंगे, फिर आप करेंगे क्या, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मतलब मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में आप क्या देखेंगे कि जो भी कार्य मैंने आपको असाइन किए हैं वो अच्छे से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, मतलब कि चेक करना, कंट्रोल करना कि मैंने आपको दिया था कि सर आपको इस वाली क्लास में जाने हैं और आपको ये वाला चैप्टर पढ़ाना है, तो आपका उस टाइम में आपका जो चैप्टर था वो आपने कंप्लीट कर दिया, फिर मैं वापस जाऊंगा, इंस्पेक्शन करूंगा उस क्लास में जाके कि जो मैंने आपको टास्क दिया था वो आपने कंप्लीट किया कि नहीं किया। वही वही चीज इसमें आती है क्या, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। अगर हम ये चीज कैफे के उसमें देखें तो कैफे में लास्ट में क्या होता है कि अगर आपके अच्छे खासे कस्टमर है, आपकी अच्छी खासी अर्निंग आ रही है, तो अब जब मंथ एंड आएगा तो आप एक रिपोर्ट तैयार करेंगे कि हमारे जो कैफे में कितनी अर्निंग हुई, ठीक है। तो उसका अगर आप थोड़ी बहुत चीजें गड़बड़ लगेंगी तो आप अपने उस जो कैशियर है उससे पूछेंगे कि भाई मुझे इस चीज में गड़बड़ लग रही है, आप मुझे बताइए कि ये चीज कहाँ पे गलत है, ठीक है। तो वही चीज मैंने बताया कि आपको ये क्या है, ये मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में आ जाता है। अब हम बात करते हैं कि प्लानिंग से कंट्रोलिंग तक सतत प्रक्रिया, मतलब कि निरंतर एवं गतिशील प्रक्रिया। अब देखिए इसमें क्या होता है कि मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड डायनामिक प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस कैसे, जैसे कि मान लीजिए मैंने आज स्कूल खोला, एक साल उसको चलाया, मान लीजिए पूरी क्लास के बच्चे यहाँ पर आ गए, अब मैंने उसको सिर्फ एक ही साल चलाया, दूसरे साल उसको बंद कर दिया, फिर मेरा मन हुआ कि मैंने उसको तीसरे साल फिर से चालू कर दिया। तो ऐसा नहीं चलता, कोई बिजनेस ऐसा नहीं चलता। बिजनेस में एक मेन इसकी फीचर्स क्या है कि ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब कि ये हर साल चलेगा, हर दिन चलेगा, और कुछ टाइम पर आप उसमें हॉलीडेज वगैरह ले सकते हैं, लेकिन ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। अब डायनामिक प्रोसेस कैसे कि मतलब डायनामिक प्रोसेस ऐसे कि बदलते वातावरण के अनुसार, मतलब कि बदलते वातावरण के अनुसार परिवर्तन, नई तकनीक अपनाना और नवाचार, मतलब कि इनोवेशन को बढ़ावा देना। अब डायनामिक फंक्शन का मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं जिससे कि आप लोग भी रिलेट कर पाएंगे। कैसे रिलेट कर पाएंगे सर? आपको याद है एक चीज, क्या सर? एक चीज क्या सर? आपको कोविड का एरा याद है? कोविड जब आया था, कोरोना जब आया था, जब क्या हुआ था, जो भी आपके स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, वो क्या हुए थे, वो सारे बंद हो गए थे, सारे क्या हुए थे, वो आपके हो गए थे क्लोज, ठीक है। अब भाई एजुकेशन को ज्यादा देर तक बंद तो किया नहीं जा सकता, तो ये कुछ टाइम के लिए 2 या 3 महीने के लिए बंद रहे थे। फिर आपको ये सारी चीजें कहाँ मिल रही थी? आपको मिल रही थी ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन मिल रही थी। तो पहले क्या था, जो स्कूल्स थे आपके, पहले जो स्कूल्स थे वो सारे चलते थे कहाँ पे? ऑफलाइन चलते थे, ठीक है। स्कूल चलते थे ऑफलाइन चलते थे। अब इनके सामने एक क्या है, इनके सामने एक चैलेंज आया कि भाई पहले हम पढ़ाते थे ऑफलाइन, अब हमको सारे बच्चों को पढ़ाना है क्या? ऑनलाइन पढ़ाना है। तो ये क्या आ गया, हमारा डायनामिक फंक्शन हो गया कि मतलब हमको किसी भी तरह के चेंजेस, मतलब किसी भी तरह के परिवर्तन के लिए रेडी रहना पड़ता है कि किसी भी टाइम पर कोई भी चीज आ सकती है जिससे कि हम लोग अपने आप को ढाल सकें। तो ये क्या हो गया, पहले ऑफलाइन था, फिर ऑनलाइन आ गया। अभी हम लोग जो क्लासेस ले रहे हैं वो ऑनलाइन ले रहे हैं। अगर मान लीजिए अचानक मेरा जो मोबाइल का हॉटस्पॉट है वो बंद हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, मैं वाईफाई लूंगा किसी और से, या फिर किसी और तरीके से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। तो वही चीज मैं आपको यहाँ पर दिखाना पड़ा हूँ कि जो डायनेमिक फंक्शन है वो इस टाइप से वर्क करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट समूह गतिविधि एवं अमूर्त शक्ति, मतलब कि ये ग्रुप एक्टिविटी है और एक इंटेंजिबल फोर्स है। अब ग्रुप एक्टिविटी से तो आप समझ जाएंगे कि भाई देखिए, प्रिंसिपल का हमने एग्जांपल लिया था कि प्रिंसिपल सर अकेले सब सारे काम नहीं कर सकते, उनको टीचर्स की रिक्वायरमेंट होगी, उनको ऑफिसर्स की, क्लर्क की, अकाउंटेंट की, फिर ड्राइवर्स की, प्यून की, सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। ये सारी चीजें मिला के एक स्कूल बनाते हैं। टीचर्स का काम क्या है? टीचर्स पढ़ाएंगे। ड्राइवर का काम क्या है? बच्चों को लाना ले जाना। अकाउंटेंट का काम क्या है कि सैलरी देना टाइम पर। और क्लर्क का काम क्या रहेगा कि जो भी एडमिशन आ रहे हैं उनकी फीस वगैरह कलेक्ट करना। तो ये सारी चीजें मिला के क्या बोलती है, ये होती है ग्रुप एक्टिविटी, मतलब कि डिफरेंट टाइप्स की जो एम्प्लॉयज रहते हैं वो सारे एम्प्लॉयज मिलके एक ग्रुप एक्टिविटी के परफॉर्म यहाँ पर करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटेंजिबल फोर्स। अब देखिए जो मैनेजमेंट है, अब भाई इसका कोई फिजिकल नेचर तो है नहीं है जो कि मतलब आप इसको देख सकते हैं या फिर आप इसको छू सकते हैं, आप सिर्फ इसको फील कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी अगर मैं एग्जांपल लूं इंटरनेट का, तो इंटरनेट को आप क्या कर सकते हैं? इंटरनेट को आप सिर्फ फील कर सकते हैं, देख तो सकते नहीं है कि इंटरनेट कहाँ पे है, कैसा दिखता है, ठीक है। वो तो सिर्फ हम एक सर्विस इसको एक कनेक्ट कर रहे हैं, वो हमारा नेट चल रहा है। उसी प्रकार अगर हम आपसे बात करूँ वाईफाई की, वाईफाई भी नहीं दिखता है हमको, तो इसी प्रकार मैनेजमेंट भी हमको यहाँ पर नहीं दिखता, लेकिन सिर्फ हम मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट को हम सिर्फ यहाँ पर फील कर सकते हैं, ठीक है, फील कर सकते हैं इसको हम सिर्फ। अब देखिए ये विशेषताएं की समरी मैंने दे दी कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट होता है यहाँ पर गोल ओरिएंटेड होता है, फिर यूनिवर्सल होता है, मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस,
फिर मल्टी डायमेंशनल होता है, मतलब कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। इसके बाद क्या है, कंटिन्यूअस, मतलब कि मैनेजमेंट हमेशा कंटिन्यूअस प्रक्रिया है और इसको कंटिन्यूअसली चलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मेरा मन किया कि आज मैंने 1 साल के लिए स्कूल चालू कर लिया, फिर थोड़े टाइम पर मेरा मन हुआ तो मैंने क्या किया कि 2 साल 1 साल बंद कर दिया स्कूल, फिर 1 साल बाद फिर चालू कर लिया, ऐसा नहीं। आपको इसको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस में चलाना पड़ेगा। फिर क्या ये डायनामिक आता है, डायनामिक का मैंने आपको अच्छा एग्जांपल दिया था, किसका, कोविड-19 का दिया था। फिर ये क्या होता है, ये होती है हमारी ग्रुप एक्टिविटी और इंटेंसिबल फोर्स, ठीक है। अब देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, पहले हमने देखा कि मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, मैनेजमेंट किन किन एक्सपेक्ट में लगते हैं और उसकी हमने विशेषता देखी। अब हम बात करेंगे प्रबंधन के मूल सिद्धांत, मतलब कि प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं, प्रबंधन के उद्देश्य क्या है, स्वरूप क्या है, स्तर और कार्य क्या है, और एक संपूर्ण मार्गदर्शिका देखेंगे हम लोग इसमें। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रबंधन के 3 प्रमुख उद्देश्य। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रबंधन के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो देखिए बिजनेस का तो आप बता देंगे। अगर मैं आपसे पूछूं बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस का, तो आप बोलेंगे बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव है सर प्रॉफिट, ठीक है। आप बोलेंगे सर बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट। लेकिन अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं, मैनेजमेंट की अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछूं तो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं, संगठनात्मक उद्देश्य, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो कि व्यवसाय का मूल आधार है। फिर हमारे कौन से सोशल ऑब्जेक्टिव, मतलब कि सामाजिक उद्देश्य। फिर हमारा कौन सा ऑब्जेक्टिव है, एक है हमारा व्यक्तिगत उद्देश्य, मतलब कि कर्मचारियों का विकास, ठीक है। तो ये 3 टाइप के ऑब्जेक्टिव है, इनको हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, मतलब कि संगठनात्मक उद्देश्य, इसको हम लिखते हैं इंग्लिश में ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब देखो अस्तित्व, मतलब कि सर्वाइवल, फिर लाभ, प्रॉफिट, और विकास से नवाचार, मतलब कि ग्रोथ एंड इनोवेशन। अब देखो सबसे पहले क्या है, अस्तित्व, मतलब कि मैंने आपको ये वाला एग्जांपल दिया था। कौन सा वाला एग्जांपल दिया था मैंने सर, ये देखिए ये कोविड-19 वाला एग्जांपल दिया था। सबसे पहले क्या था कि जैसे ही कोविड-19 लगा था, सब कुछ यहाँ पर बंद हो गया था, मतलब कि कॉलेज स्कूल सब चीजें बंद हो गई थी। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन क्या था कि ऑफलाइन क्लासेस जो पढ़ाते थे वो तो बंद हो गई थी, लेकिन इसका क्या था कि जब जैसे ही ऑनलाइन क्लासेस चालू हुई तो स्कूल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या आ गया कि भाई सबसे पहले मुझे मेरा स्कूल बचाना है, मतलब कि इसका सर्वाइवल बचाना है। इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने ऑनलाइन पर शिफ्ट की। अगर मैं ऑनलाइन पर शिफ्ट नहीं होता तो मेरे जो स्कूल के बच्चे हैं वो किसी और स्कूल में चले जाते। क्यों चले जाते, क्योंकि दूसरे स्कूल हमें ऑनलाइन क्लासेस ऑफर कर रहे हैं, हमारा स्कूल ऑनलाइन क्लासेस ऑफर करने की स्थिति में अभी नहीं है। तो वही चीज क्या है, सर्वाइवल। अब सर्वाइवल हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। सर्वाइवल के बाद हम लोग क्या देखेंगे, प्रॉफिट। कि देखिए अब बिजनेस तो हम रन करेंगे, लेकिन अगर हमको लॉस हो रहा है, जब भी हमको कोई फायदा नहीं है, तो प्रॉफिट की हम लोग यहाँ पर कोशिश करेंगे। फिर आता है हमारा क्या, ग्रोथ एंड नवाचार, मतलब कि डिफरेंट, अगर हमने एक स्कूल खोला, अब उसके बाद हमको और स्कूल खोलने हैं तो क्या होगा, तो वही चीज बता रहा हूँ कि विकास एवं नवाचार, मतलब कि इनोवेशन, ठीक है। अब देखिए समाज और कर्मचारियों के बीच संतुलन। अब हम इसमें देखते हैं कि सामाजिक उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। अब गुणवत्तापूर्ण उत्पाद, मतलब कि जब कोई भी कंपनी यहाँ पर कोई प्रोडक्ट यहाँ पर बना रही है तो उनको क्या करना चाहिए कि गुणवत्तापूर्ण यहाँ पर उत्पाद बनाना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर क्वालिटी से कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। फिर उचित मूल्य, मतलब कि जो एमआरपी है वो ऐसी रहनी चाहिए कि जो कस्टमर्स यहाँ पर अफोर्ड कर सके। और उसके बाद पर्यावरण संरक्षण, मतलब कि ऐसा ना हो कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं या फिर कुछ ऐसी हार्मफुल गैसेस वाला प्रोडक्ट बना रहे हैं जिससे कि एनवायरमेंट को नुकसान हो, ठीक है, क्योंकि ये चीज भी सही नहीं है। ये किस में आती है, ये आती है हमारी सामाजिक उद्देश्य में। अब व्यक्तिगत उद्देश्य क्या है, देखिए भाई मान लीजिए मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो उस चीज में क्या है, अपने किसी के इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, कैसे, जैसे कि उचित वेतन, मतलब कि आपको सैलरी टाइम पर मिल जाए, ठीक है। सैलरी टाइम पर मिलेगी तो आपको इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मन करेगा। फिर आप क्या थी, पदोन्नति, मतलब कि आपका प्रमोशन होगा जब भी आपका एक अच्छा खासा मोटिवेशन आएगा। फिर प्रशिक्षण, मतलब कि ट्रेनिंग आप कैसे करेंगे कि जो जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसमें आपको ट्रेनिंग मिलेगी, आपकी स्किल्स एनहेंस होगी, आपकी स्किल्स यहाँ पर बढ़ेंगी। तो देखिए एक सफल संगठन समाज और कर्मचारी दोनों के साथ लेकर चलता है, ठीक है।
अब देखिए प्रबंधन का मैथ देख लेते हैं। अभी हमने देखा क्या कैरेक्टरिस्टिक देखे, अब हम इसके देखते हैं इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस देख लेते हैं इसके। अब हम इंपॉर्टेंस हम लोग क्या देखेंगे कि संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्त करना, मतलब कि एक इंपॉर्टेंस क्या है कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द गोल। ठीक है, फिर क्या है इसका व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति करना, फिर क्या है कार्यकुशलता बनाना, मतलब कि इफिशियंसी को इंक्रीज करना, फिर गतिशील संगठन बनाना, मतलब कि और समाज के विकास में योगदान देना। तो ये सारी चीजें किस में आती है, हमारे इंपॉर्टेंस में आती है। अगर आपको ये सारी चीजें इंपॉर्टेंस को अगर डिटेल वे में पढ़ना है तो आप हमारी क्लासेस में एनरोल कर सकते हैं, जो कि आपको प्ले स्टोर पर हमारा ऐप मिल जाएगा, उसमें आप लॉगिन कीजिए और इन क्लासेस का आप फायदा उठाइए। अब हम बात करते हैं प्रबंधन का स्वरूप, जिसमें कि कला और विज्ञान का संगम। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो प्रबंधन है वो एक कला, मतलब कि यानी कि आर्ट भी हो सकती है, आर्ट, ठीक है। और प्रबंधन क्या हो सकता है, विज्ञान, मतलब कि साइंस भी हो सकती है। और पेशा, मतलब कि प्रोफेशन भी हो सकती है, यहां पर प्रोफेशन। ठीक है, अब कला कैसे, आर्ट कैसे, देखिए मान लीजिए विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि विराट कोहली है और सचिन तेंदुलकर है। अब दोनों को क्या टेक्निक अच्छी है उसकी क्रिकेट खेलने की, इसलिए वो दोनों लोग क्रिकेट में अच्छे महान प्लेयर हैं, मतलब कि फेमस प्लेयर भी हैं और एक ग्रेट प्लेयर है। ठीक है, अब क्या हो कि जो विराट कोहली के कोच है और सचिन तेंदुलकर कोच है, क्या वो लोग भी सेम तरह से बैटिंग कर सकते हैं? इसका आंसर है नहीं। इसलिए हम बोलते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है जो कि सिर्फ इंडिविजुअल लोगों को पता रहती है। इसको अगर हम मैनेजमेंट से देखें तो मान लीजिए दो टीचर्स हैं, जैसे कि मैं हूं और एक मेरे कोई और एक और टीचर आ जाए। अब उनके पढ़ाने का तरीका कुछ अलग रहेगा, मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ अलग रहेगा। तो जो दोनों का जो रिजल्ट आएगा, अब मेरे पढ़ाने के तरीके से किसी को अच्छा समझ में आएगा, उनके पढ़ाने के तरीके से किसी को अच्छा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो दोनों चीज क्या है कि देखिए सिलेबस सेम रहेगा, टॉपिक भी सेम रहेगा, लेकिन जो लेक्चर करने की डिलीवरी है कि किस टाइम पे मुझे एग्जाम्पल देना है, कौन सा टॉपिक कितनी देर तक खींचना है, तो ये सारी चीजें किसमें आती है, आर्ट में आती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइंस। देखो जो मैनेजमेंट जो है ना, साइंस क्या है, साइंस किस पर बेस्ड रहता है, ऑब्जर्वेशन पर, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट पर। तो मैनेजमेंट भी क्या है, जो हमने हिस्ट्री में जो काम किए हैं तो वो उससे हम सीखते हैं, उससे हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमने पहले क्या गलती की थी और हमको क्या गलती नहीं करनी है। ठीक है, अब इसमें क्या, प्रबंधन एक विज्ञान, व्यवस्थित ज्ञान होना, सिद्धांतों पर आधारित, मतलब कि बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, पर कारण परिणाम संबंध, मतलब कि कॉज एंड रिलेशनशिप, और सार्वभौमिक उपयोग। ठीक है, अब प्रबंधन एक कला, कला कैसे है कि कौशल आधारित, मतलब कि आपके पास कोई एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए। फिर अनुभव आधारित, मतलब कि आपके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अच्छा खासा आपके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर रचनात्मक, और अभ्यास से सुधार। अगर आप इसको बार बार इसके आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसमें सुधार हो जाएगा। मैंने आपको अभी बैटिंग का एग्जांपल दिया था, जितनी ज्यादा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे बैटिंग से तो उतना ही आपका खेल इंप्रूव होगा। ठीक है, उतनी आपकी बैटिंग क्या होगी, इंप्रूव होगी। अब हम बात करते हैं क्या प्रबंधन एक पूर्ण पेशा है। देखिए यहाँ पर तो हमने बात की कि मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ आर्ट, पूरा का पूरा आर्ट है मैनेजमेंट और पूरी की पूरी विज्ञान है। लेकिन अगर हम पेशा की बात करें, पेशा में क्या होता है कि प्रबंधन एक पूर्ण पेशा नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए पूर्ण विकसित पेशा नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए क्योंकि विशेष ज्ञान की जरूरत तो इसमें ही पड़ती है और ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, मतलब कि प्रशिक्षण की, और आचार संहिता और व्यावहारिक संगठन, सब चीज की जरूरत पड़ती है। लेकिन अभी यहाँ पर डिग्री निकल गई है, MBA, BBA। ठीक है, ये सारी चीजें क्या बता रही है, ये आपको मैनेजमेंट सिखा रही है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको इन डिग्री करने के बाद ही आप मैनेजमेंट सीख सकते हैं। इन डिग्री के बिना भी आप क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट को सीख सकते हैं। क्यों, इसके अगर मैं आपको लाइव एग्जांपल बताऊं कि जो आपके आसपास की दुकानें हैं वो भी तो टाइम पर चल रही है ना, तो उन्होंने कहीं से डिग्री तो नहीं की है, वो भी मैनेजमेंट के थ्रू प्रॉपर मैनेजमेंट कर रहे हैं। जो रेस्टोरेंट है वो भी प्रॉपर मैनेजमेंट कर रहे हैं और अपने रेस्टोरेंट को बाकायदा 10 साल से 20 साल चला रहे हैं और प्रॉफिट में है। इसलिए हम बोलते हैं कि प्रबंधन एक पूर्ण पेशा नहीं है, मतलब कि एक प्रोफेशन नहीं है पूरी तरीके से। अब देखो प्रबंधन के 3 स्तर हैं। कौन कौन से 3 स्तर हैं, एक है उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। अब उच्च स्तर में क्या होता है, उच्च स्तर को आप बोल सकते हैं ये थिंक टैंक है। ठीक है, थिंक टैंक मतलब कि ये सोचता है। सोचता क्या है, क्या क्या सोचता है, अगर मान लीजिए आपकी बिजनेस की 20 ब्रांच है, मतलब कि अगर आपने किसी कैफे खोला, कैफे की आपकी 20 ब्रांच हो गई एक ही कंट्री में, मतलब इंडिया में। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें तो हम एग्जांपल ले सकते हैं किसी भी एक फेमस उसका कंपनी, जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं बोट का। ठीक है, बोट का
ये क्या बनाता है, ये बनाता है हेडफोन। तो अब इसके ऑल ओवर इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पर फ्रेंचाइज चलती हैं। अब इनका काम क्या होता है, उच्च लेवल स्तर का, मतलब कि टॉप लेवल मैनेजमेंट। उच्च स्तर को हम बोलते हैं क्या, टॉप लेवल मैनेजमेंट बोलते हैं। तो इनका काम क्या होता है कि सोचना कि अगर हमको अब नई जगह मिल रही है तो उसमें हम फ्रेंचाइजी दें कि नहीं दें, कितने की फ्रेंचाइजी देना है। अगर आपको मान लीजिए इन्होंने एक बोल दिया कि हमको इस साल कितना करना है, 20% सेल्स यहाँ पर इंक्रीज करनी है, तो ये कौन सोचेगा, ये हमारा उच्च स्तर का जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो सोचेगा। फिर आते हैं हम यहाँ पर मध्य स्तर। मध्य स्तर में क्या होता है कि जो टॉप लेवल ने यहाँ पर चीजें फिक्स कर दी हैं, जो जो पॉलिसी बना दी है, जो रूल बना दी है, उनको ये मध्य स्तर यहाँ पर एनालाइज करता है, देखता है, सोचता समझता है, और ये किसको ऑर्डर देता है, ये देता है ऑर्डर निम्न स्तर को, मतलब कि लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या है, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट इन दोनों के बीच का जो गैप है उसको फिल करता है। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा हम और डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए उच्च स्तर। उच्च स्तर में क्या होता है कि नीति निर्माण होती है, मतलब कि पॉलिसी मेकिंग होती है इसमें, और लक्ष्य निर्धारण, मतलब कि एम आपको देखते हैं यहाँ पर गोल, एम या फिर गोल। ठीक है, गोल का यहाँ पर निर्धारण किया जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें मध्य स्तर की, तो विभागीय समन्वय, योजनाएं का क्रियान्वयन। और निम्न स्तर में क्या होता है कि पर्यवेक्षण करना, दैनिक कार्यों का संचालन करना। अब देखिए यहाँ पर थोड़े से मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ कि उच्च स्तर मध्य स्तर में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। देखिए टॉप लेवल मैनेजमेंट मतलब कि उच्च स्तर, मिडिल और लोअर। ठीक है, अब यहाँ पर टॉप लेवल मैनेजमेंट एक ही बार लिख देता हूं, बाकी आप यहाँ पर लगा लेना। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, ये सारी चीज में यहाँ पर आ जाएंगी, मतलब मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है, सीईओ आ गया, हमारा ओनर आ गया, ठीक है, एमडी आ गया, मतलब कि मैनेजमेंट डायरेक्टर आ गया। अब और मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आएगा, यहाँ पर आ गए हमारे ब्रांच मैनेजर आ गए। ठीक है, ब्रांच मैनेजर, और हमारे एचआर मैनेजर आ गए, एचआर मैनेजर, और उसमें बहुत सारे मैनेजर यहाँ पर आ जाते हैं। और लोअर लेवल में कौन आता है, लोअर लेवल में आते हैं हमारे सुपरवाइजर, टीम लीडर, ये सारे कौन हो जाते हैं हमारे, ये आ जाते हैं हमारे क्या, लोअर लेवल मैनेजमेंट में। ठीक है, अब देखिए प्रबंधन के 5 प्रमुख कार्य। अब इसमें फंक्शंस बता देते हैं कि फंक्शन कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर 5 मेन फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, जो कि आपके 5 मार्क्स में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो आपको इनको अच्छे से याद करने चाहिए और करने पड़ेंगे। ठीक है, पहला कौन सा है हमारा, नियोजन, फिर हमारा क्या, संगठन, फिर हमारी क्या, स्टाफिंग, फिर हमारा निर्देशन, और फिर हमारा क्या, नियंत्रण। प्रबंधन की निरंतर प्रक्रिया, इनको याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक और बता देता हूँ, जिससे कि आप इनको कभी भूलेंगे नहीं। देखिए फंक्शंस की अगर हम बात कर रहे हैं ना, फंक्शंस की, तो देखिए 5 फंक्शन है। पहला है हमारा, और इनको इसी ऑर्डर में याद रखना है, आपको याद रखना है क्या, पोस्ट ऑफिस का पोस्ट याद रखना है। ठीक है, फिर पी देखेंगे आप, यहाँ पर पी उठा लेंगे, सेकंड उठाएंगे आप ओ, थर्ड एस। अब टी की जगह आपको क्या लिखना है, डी लिखना है, और फिफ्थ में आपको डी के बाद लिखना है आपको सी। ठीक है, तो ये आपके बन गए क्या, फंक्शन। पी से क्या बनाएंगे आप, प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग आने की नियोजन। ठीक है, ये वाला नियोजन देखिए। फिर ओ से बनाएंगे आप ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, ये वाला संगठन। फिर आप बनाएंगे क्या, डायरेक्टिंग, मतलब कि निर्देशन बनाएंगे आप। ठीक है, निर्देशन। फिर स्टाफिंग बनाएंगे आप, स्टाफिंग। फिर डायरेक्शन बनाएंगे आप, डायरेक्टिंग। ठीक है, फिर बनाएंगे आपका कंट्रोलिंग। तो ये आपको सारे फंक्शन यहाँ पर आप इस तरीके से याद करके चल सकते हैं। आपको क्या याद रखना पड़ेगा, पोस्ट का POST पोस्ट, फिर आपको यहाँ पर टी हटा के आपको डी और सी यहाँ पर ऐड कर देना। ठीक है, तो ये आपको ऐसी ट्रिक मैं आपको लाइव क्लासेस में मैं ही बताता हूँ। आप अगर हमारे ऐप के थ्रू क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको ऐसी ट्रिक के थ्रू वहां पर पढ़ाया जाता है, इसलिए आप अभी प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सोचना और संरचना। प्लानिंग में क्या होता है, मतलब कि नियोजन में क्या होता है
नियोजन में हम लोग सोचते हैं कि जो पर्टिकुलर वर्क है वो करेगा कौन, मतलब कि क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, ठीक है। और इसका कार्य संगठन में क्या होता है कि कार्य विभाजन और अधिकार एवं उत्तरदायित्व, मतलब कि मान लीजिए मैंने आपसे बोला था कि शादी का एग्जांपल, ठीक है। शादी में क्या होता है कि कौन सा कार्य कौन करेगा, जैसे कि कार्ड बांटना, फोटोग्राफर को असाइन करना, और इस शादी में कौन से खाना बनेगा, क्या बनेगा, ये सारी चीजें किसमें बनेंगी आपके, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, मतलब कि प्लानिंग में। फिर संगठन में क्या होता है, कार्य विभाजन करना, मतलब कि ये सारे काम किसके द्वारा करने पड़ेंगे। मान लीजिए आपने अपने बड़े भाई को दे दिया कि आपको ये फोटोग्राफी वाला काम करना है, आपने अपने चाचा को दे दिया कि आपको जाना है और वेडिंग वाले से बात करनी है, डेकोरेशन वाले से बात करनी है, इसलिए हम बोलते हैं क्या, कार्य विभाजन करना, मतलब कि अधिकार एवं उत्तरदायित्व, ठीक है। अब इसके बाद क्या चरण 2, मतलब कि क्रियान्वयन और सुधार। इसमें क्या होता है, स्टाफिंग आती है। अगर आपको कुछ भी काम करना है, जैसे कि अगर आपको कोचिंग वगैरह भी खोलनी है, तो आपको इसमें स्टाफिंग करनी पड़ेगी, मतलब कि टीचर्स की रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी, भर्ती, फिर चयन, फिर प्रशिक्षण, ठीक है, सिलेक्शन और फिर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि हमारी हमारी कोचिंग में इस प्रकार से टीचिंग होती है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर हम बात करते हैं निर्देशन। निर्देशन मतलब क्या होता है, नेतृत्व करना, प्रेरणा देना और संचार। मतलब कि डायरेक्टिंग में ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी एम्प्लॉय, आपका एम्प्लॉय है, वो थोड़ा सा डिमोटिवेट फील कर रहा है, तो आपको उसको मोटिवेशन देना, आपको उसको लीडरशिप क्वालिटीज आपको बताना है कि भाई आप इस कार्य को इस तरीके से कर सकते हैं, अगर आपको ज्यादा ही फ्रस्ट्रेशन हो रही है तो आप 2-3 दिन के लिए बाहर घुमाइए, उस टाइप से इसको प्रेरणा देना, ठीक है। फिर नियंत्रण करना, अगर आपको थोड़ा लग रहा है तो आप उसकी सैलरी भी इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, तो इस टाइप से आप उसको प्रमोट कर सकते हैं, उसको क्या करते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। फिर आता है क्या हमारा नियंत्रण। नियंत्रण यानी कि कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग में क्या होता है कि मान लीजिए मैंने एक कोचिंग खोली, मुझे था कि अपनी कोचिंग से 10 बच्चे यहाँ पर टॉपर निकलने चाहिए, लेकिन बाद में निकले सिर्फ 8 बच्चे यहाँ पर फिर टॉपर निकले। तो भाई मैं यहाँ पर चेक करूंगा कि मानक निर्धारित करना, मतलब कि मैंने यहाँ पर मानक क्या किया था कि 10 का मैंने यहाँ पर सेट किया था, लेकिन 8 ही निकले, तो ऐसी क्या कमी थी, मतलब कि सुधारात्मक कार्रवाई, मतलब कि क्या कमी थी जिसके बदले 2 यहाँ पर अचीव नहीं हो पाए, तो उसको हम बोलते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या होता है कि हम लोग चेक करते हैं जो भी हमने यहाँ पर जो गोल है उसको हमने सेट किया होता है, उसको हम चेक यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास आपको यहीं तक रखनी थी, तो ये आपका चैप्टर खत्म होता है। तो आई होप कि आपको ये सारी जो मैंने क्लास यहाँ पर लिया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। डिटेल वे में आपको पढ़ने के लिए आप हमारे ऐप को लॉग इन कर सकते हैं और ऐसी क्लास का फायदा उठा सकते हैं। वहाँ आपको मिलता है लाइव क्लासेस मिलती हैं, लेक्चर नोट्स मिलते हैं, और आप इसी तरह आपके जो भी डाउट है वो आपको हम वहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू।